फर्स्ट का क्या है? नहीं, गलत है। गलत है। गलत है समीर। सार्थक करेक्ट है। भावेश गलत है। हम्म। गलत है। गलत। फर्स्ट वाला तो फेयरली सिंपल है ना, फर्स्ट वाला। ये 5 की पावर 4 क्यों बोल रहे हो? सीट एलोकेशन ऐसे थोड़ी करोगे, हर एक के पास 4 चॉइस थोड़ी रहेगी। 3/40 कर रखते हैं। हर एक के पास 4 चॉइस थोड़ी होगी, एक ही सीट पे 2 जने थोड़ी बैठ सकते। क्या कर रहे हो ये लोग तुम? 9 बाय। नहीं, वापस कैलकुलेट करो बैठ के। हाँ सार्थक। ओके, तुमने कैंसिल नहीं किया, ठीक है समीर। ठीक है, तुम्हारा भी सही है। जयेश तुम्हारा गलत है। हम्म। 3/40 करेक्ट है। हम्म। भवेश गलत है। नहीं, सार्थक गलत है तुम्हारा। दोनों ही गलत है। हर्ष गलत है। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं होता भवेश। डी अरेंजमेंट का सवाल है ये। करा तो आपने, पर आंसर गलत निकाला ना तुमने। हर्ष सही है। हम्म,
हाँ, सार्थक सेकंड का सही है तुम्हारा। क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया ये? बताओ तुम। नहीं, गलत है। गामा। किसका? बी ऑप्शन में ही गलत है। गलत। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट किससे नहीं हुआ? आंसर इज 3/40। S1 को R1 सीट मिल गई है। तो टोटल वेज हमारे पास अरेंजमेंट के कितने हो सकते हैं? 5 लोग हैं, 5 सीट है। अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल होगा। तो 5 फैक्टोरियल तो हमारा डिनोमिनेटर में टोटल आ जाएगा। S1 को अगर R1 सीट अलोकेट कर दी, उसके बाद में S2 के पास में R2 नहीं जाना चाहिए, S3 के पास R3 नहीं आना चाहिए, S4 के पास R4 नहीं, और S5 के पास R5 नहीं आना चाहिए। तो ये रीअरेंजमेंट का स्टेटमेंट हो गया। X1 के एनवलप 1 में लेटर 1 नहीं जाना चाहिए, एनवलप 2 में लेटर 2 नहीं आना चाहिए। तो रीअरेंजमेंट का ही स्टेटमेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? D4 होता है 4 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ये एक्सप्रेशन ऊपर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, उसको यहाँ पे पुट करोगे, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम्म तो टोटल में तो कुछ भी आएगा ना सब। हम्म नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट S1 गेट्स R1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट S1 गेट्स R1। समझ गए? क्वेश्चन ये था। तो
किसका क्या रहा है? नहीं, गलत है। 7/60 कैसे किया है? कैसे किया है? हम्म। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्यों किया? डी अरेंजमेंट का सवाल है ही नहीं, सेकंड वाला। हम्म। SI and SI plus 1 is not adjacent to each other. ये थोड़े रीअरेंजमेंट का स्टेटमेंट हुआ। ये स्टूडेंट्स का आपस में है कि SI और SI प्लस 1 पास में नहीं होना चाहिए, थोड़ी रीअरेंजमेंट का स्टेटमेंट बनता है, ऐसे नहीं। वो तो तुम्हारा, क्योंकि कंडीशन वही आ रही है तो मतलब आंसर ऊपर का स्टेटमेंट जो वैल्यू वाइज वही बन गया, तो ये थोड़ी मैच करने से हो जाएगा। S1 S2 के पास नहीं हो, इसका रीअरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। S1 R1 पे नहीं है, S2 R2 पे नहीं है, ये स्टेटमेंट हो तो ये रीअरेंजमेंट बनता है। तो तुम्हारा वैल्यू मैच कर दो ऊपर नीचे, बट लॉजिक ये नहीं है। हम्म। आगे आंसर, आगे आंसर। कौन सा वाला? हाँ, ये है इनकर्शन एक्सकर्शन का है ये। रीअरेंजमेंट तो इसका सेकेंडरी स्टेप है, पहले इनकर्शन एक्सकर्शन सोचना है इसमें कैसे लगाना। बी पार्ट।
खराब केसेस में थोड़े से तो लंबे जाएंगे इस केस। हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन, मतलब दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, ध्यान से कैसे सोचना पड़ेंगे इसके अंदर। हम्म, बने या नहीं, कर रहा हूँ। इस सार्थक तुमने देख लिया क्या आंसर इसका? इतने फास्ट इसके केसेस तो आएंगे नहीं, पहले किया हुआ है। बी पार्ट नहीं बने, अभी भी बना रहे हो? बाकी बच्चे करो, नोट तो सभी ने कर लिया ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना सभी ने?
पार्ट बी नहीं निकला है। अरे अब हो गया। क्या आ रही वैल्यू? क्वेश्चन 2K2 का क्या है? 2K2 का आंसर है 7/60। तो मैच कर लेना इधर से। 7/120। 60 सही है। हमारे पास में हमें क्या चाहिए था? P ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4। Ti जो इवेंट दे रखे थे उसका मीनिंग था T कोई भी इवेंट है उसका मतलब है कि SI और SI+1 साथ नहीं बैठने चाहिए। तो T1 का मतलब हो गया S1 और S2 साथ नहीं होने चाहिए। T2 हो गया S2 और S3 साथ नहीं होने चाहिए। ऐसे ही। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली? S1 S2 के साथ नहीं बैठना चाहिए, S2 S3 के साथ नहीं होना चाहिए, S3 S4 S4 और S5। तो ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अब यहाँ पे तुम जब सोच के देखोगे कि हमको अगर मैं एक एक को इंडिविजुअली ऐसे करूँ कि मैं T1 को और T2 को साथ नहीं बैठाऊं तो इसमें डिफिकल्टी आएगी क्योंकि फिर मैं T1 और T2 को किसी प्लेस पे बैठाऊंगा तो मुझे T3 को कहाँ प्लेस करना चाहिए कि वो T2 के पास नहीं आए। मैंने T3 को प्लेस किया फिर T4 की दिक्कत आएगी। तो इसमें तो फिर भी ये ऐसा क्वेश्चन है कि तुम सारे केसेस लिख के बना सकते हो क्योंकि अब टोटल 14 ही ऐसे केसेस बनेंगे जो तुम मैनुअली लिख भी सकते हो। ठीक है, उसमें तुम इनको सेपरेट करके एक पैटर्न में लिख सकते हो जो कि पेपर में किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में तुम मैनुअली भी 14 केसेस लिख सकते हो आज से। बट करने का तरीका क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में इक्वेशन नहीं है लेकिन मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ टोटल माइनस या 1 माइनस P ऑफ ये लिख सकता हूँ। सब चीजें साथ हो उसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जब कोई भी साथ नहीं हो। जब सबके सबका साथ होने का केस जो होता है वो होता है 1 माइनस जब कोई भी साथ नहीं हो रही है। इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होती है A यूनियन B यूनियन C यूनियन D तो उसके केसेस कैसे लिखते हैं हम? तो ये समेशन PTI बार फिर इसमें क्या आएगा? पहले इसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, इसको हमने x बोल दिया पहले। तो x की वैल्यू क्या होगी? A यूनियन B यूनियन C यूनियन D होता है समेशन पहले समेशन A सबसे पहले फिर माइनस Ti बार इंटरसेक्शन T J। ठीक है, इसमें आई जे के सारे पेयर आ जाएंगे हमारे पास में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस वापस से समेशन T तीन का ऑर्डर लेना है हमारे को। तो यहाँ 1 2 3 लिख लो और लास्ट आ जाएगा प्लस और फिर अगेन माइनस T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 बार। ये सभी को पता है ना A यूनियन B का फॉर्मूला होता है A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना तो वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो उसी तरह से अगर तुम्हें ये वाला फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी तो पहले सबका सम किया फिर उसमें से 2 वाला इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया फिर 3 वाला फिर से ऐड किया और 4 वाला वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा इनकल्शन एक्सकल्शन। यहाँ तक इनकल्शन एक्सकल्शन का यूज था। ये बैटरी गई शायद। ठीक है, तो अब हमें चाहिए पहले तो पी टी आई का समीशन। ठीक है, तो यहाँ टी आई का मतलब हो गया टी आई बार S1 और S2 साथ नहीं बैठने चाहिए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? S1 और S2 साथ बैठने चाहिए। ठीक है, तो ये निकालना आसान है कंपेयर टू S1 S2 साथ नहीं बैठने चाहिए। S1 और S2 साथ बैठेंगे तो S1 S2 साथ हो गए और पीछे क्या बचा? S3 S4 S5। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने केस बनेंगे हमें ये देखना है। तो ये एक बॉक्स हो गया और ये 3 ऑब्जेक्ट। तो टोटल हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है। इनको अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल और इसका आपस का इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये S1 S2 के लिए आया केस। सेम केस T2 में S2 S3 के लिए आएगा जब S2 S3 साथ है। फिर T4 के लिए आएगा S3 S4 साथ है और सॉरी T3 के लिए आएगा जब S3 S4 साथ है और T4 के लिए आएगा जब S4 और S5 साथ में। तो इसका ही इंटू क्या कर देंगे हम
4, इसमें डायरेक्टली इंटू 4 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस हो जाएगा टी आई टी जे का इंटरसेक्शन। इसका मतलब हो गया S1 S2 साथ होने चाहिए, S2 S3 साथ होने चाहिए। टी आई का क्या मतलब है? टी इवेंट का मीनिंग है कि एस आई और एस आई प्लस वन साथ नहीं होने चाहिए। तो टी आई बार का क्या मतलब हो जाएगा? एस आई और एस आई प्लस वन साथ होने चाहिए, और उसके साथ में हमें चाहिए दूसरे वाले का भी इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या बनेगा? T1 T2 वाला है, इसमें कौन से पेयर होंगे? T1 T2 होगा, T2 T3 होगा, T3 T4 होगा, T4 T5 होगा, और कौन सा आएंगे? इसमें हमारे पास में ये आएंगे 3 इवेंट्स। एक तो T1 T2 आएगा, फिर T2 T3, T3 T4 और 4 C2। 4 C2 में कितने? 6 इवेंट है, तो 6। T4 T1 और 3 हो गया, 3 का 2 के साथ करिए, 3 का 1 से T3 T1 और T2 T4, ये इवेंट्स होंगे हमारे पास इसके अंदर। तो T1 T2 वाला केस एस, इसका मतलब हो गया S1 S2 के साथ होना चाहिए। T2 का मतलब हो गया S2 S3 के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में S1 S2 S3 ये एक ब्लॉक होना चाहिए, और S4 S5 ये रहना चाहिए। अब S1 S2 S3 में तुम डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल नहीं कर सकती। यहाँ पे इस ब्लॉक और इनका आपस का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से हो सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट अगर तुमने किया तो ऐसा एक केस आ जाएगा, S2 इधर आ जाए, S1 इधर आ जाए, तो उसमें S2 S1 तो साथ है, लेकिन S2 S3 के साथ नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं लगा सकते। तो तुम्हें क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा, इनका तो आपस में 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता। इसमें क्या केस बन सकता है? तो S1 S2 S3 हो, और या जस्ट ऑपोजिट लिख दिया जाए S3 S1 S2 हो। तो इसके सिर्फ 2 केसेस हो सकते हैं। ये सारे T1 T2 T2 T3 जो भी लाइन वाइज लिखे हुए उन सब के लिए बात ट्रू होगी, तो इंटू 4 आ जाएगा डायरेक्टली। अब इसकी बात करें अगर T1, इसका मतलब है S1 S2 साथ होना चाहिए, T3 का मतलब है S3 S4 साथ होना चाहिए। तो S1 S2 का एक ब्लॉक बन जाएगा, S3 S4 का एक ब्लॉक बन जाएगा, और फाइनली S5। तो ये 3 ब्लॉक है, इनका अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल से। इनका आपस में इंटरनल 2, इनका आपस में इंटरनल 2, तो 2 का स्क्वायर। क्यों? नहीं, T4 T1 का मतलब 4 और 5 साथ होनी चाहिए, और 1 और 2 साथ होनी चाहिए। मतलब अच्छा, ये इसके जैसा नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये वाला केस इसके जैसा नहीं है, ये वापस घूम के आ गया ना। अच्छा, इस वाले में क्या होगा? इनटू इनका 2, और ये वाला केस और ये वाला केस एक जैसा है, T1 T2। और इसका क्या मतलब हुआ? T2 T3 S2 S3 और S4 S5 ये साथ में है। तो इस ये वाला केस और ये वाला केस एक जैसे है, तो इंटू 2 आ जाएगा इसका। तो ये इसमें हमने कौन सा देख लिया? ये वाला, ये वाला। फिर एक ये लास्ट वाला बच्चा है T4 T1। तो इसका क्या मतलब बना? T4 T1 का हो गया S1 S2 का ब्लॉक, और तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? S3 S4 S5, तो ये वाला इसमें क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें कर दिया था, तो ठीक है, ये वाला इधर आ रहा है, तो इसमें इंटू 3 कर देंगे ना हम। समझ गए? ये वाला केस हुआ इसका T1 इंटरसेक्शन T2 का, तो ये सारे सम बनेंगे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट केस बनेगा T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3। तो इसमें हमारे पास 4 केस आएंगे, T1 T2 T3 T2 T3 T4, फिर T3 T4 T1, और एक लास्ट केस आ जाएगा T4 T1 T2। तो ये सारे 4 केस फिर से इसके लिए करस्पॉन्डिंग नंबर्स। फिर लास्ट वाला T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 बार के साथ में। ठीक है, ये सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया प्रॉपर प्रोसीजर से चलना। क्या हुआ? ये प्रॉपर जेई एडवांस में आता है। हाँ,
ये प्रॉपर एडवांस का बोलते हैं ना, पार्ट 2 का प्रॉब्लम पैसेज का, पार्ट 1 इजी साइड पे है और पार्ट 2 अच्छा बोलते हैं ना डिफिकल्ट साइड में है। तो मैनुअली 14 केस नहीं, ऐसा नहीं है मैनुअली। जैसे लास्ट ईयर सेम पेपर जब हमने दिया था, पेपर जो एडवांस के पेपर होते हैं, तो हबीब बोरा ने क्या किया, वो सारे मैनुअली 14 केसेस लिख दिए उसने। उसने बोला सर ऐसे तो बोलते हैं ना ये वाला, उसको पता तो था आपके इस तरीके से हो रहा है, तो उसने कहा इसमें लंबा पड़ रहा है, तो उसने मैनुअली लिख लिए फटाफट केसेस। तो अगर तुम मैनुअली लिख सकते हो, बट उसमें मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें मिस हुआ तो फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कुछ मिस हुआ या नहीं हुआ। तो या तो तुम उतने बोलते हैं ना फास्ट हो लिखने में कि वो स्पीड थी उसके पास, तो वो फटाफट लिखता, तो उसे पता था मिस नहीं हुआ है कुछ, मतलब उसने पैटर्न फॉलो करके लिखा था। और ये प्रॉपर प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का। हमारे पास में जब भी इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है सच। ठीक है, मुझे अगर चार पांच इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ऑल्दो जेई में ये ज्यादा हो जाता है जब चार आते हैं एक साथ, तो जेई के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा है कि चार एक साथ पूछ लिए। तो इसका इंटरसेक्शन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बट ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है, और इंटरसेक्शन और यूनियन को रिलेट करने वाली ये इक्वेशन होती है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है टोटल माइनस ए यूनियन, ए बार यूनियन बी बार। तो अगर ये वाला पार्ट तुम याद रख सकते हो तो फिर ये कैलकुलेशन है। हम्म, और प्रोबेबिलिटी इतनी आसान नहीं है तुम। किसमें? हाँ, वो लेट प्रोबेबिलिटी पी सेटिस्फाइज ये वाली वैल्यू। हाँ, प्रोबेबिलिटी है पी। नहीं नहीं, ये इनटू पी, पी वैल्यू है ये। प्रोबेबिलिटी है पी दैट नन ऑफ E1 E2 E3 4 अकर्स। क्या हो गया, बातें क्यों करो तुम लोग? कुछ कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव किए हैं? अच्छी बात है। Q2 का इज माय आंसर करेक्ट? टू का टू, एक सेकेंड रुको, नहीं गलत है, गलत निकाला है। ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट सभी को क्लियर है, फर्स्ट का भी ऑनलाइन में। E2 है डिनोमिनेटर में, ई सॉरी, अच्छा E2 लिख दिया ना तुम, E3 कर लो इसको। E3 है क्वेश्चन, E3 के लिए निकालो। वैल्यू तो तुमने निकाल ली होगी, E3 के लिए फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है प्रांशु। थर्ड का 26 बाय, गलत है। थर्ड वाला तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, गलत है। थर्ड का बोल रहा हूँ।
नहीं, गलत है। हाँ, क्या हुआ, तुमने तो पीवाई की पूरी की थी। अभी अभी में बदल गया। ऐसा तो नहीं होगा। कट जाएगा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा तो। यही आंसर नहीं लिखेंगे ऐसे के फैक्टर कट नहीं रहे होंगे। नहीं, 3/7 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, नहीं आ रहा तुम्हारा। 26/, नहीं फिर भी नहीं है, गलत। रुको, तुम्हारा क्या रहा है, रुको वापस बोलो। 26/31। अच्छा, ये कल तुमने किया है। हाँ ठीक है। ऊपर वाला नहीं किया है। वो तुम सोचोगे। नहीं, सिर्फ वही होना चाहिए, और उसके अलावा साथ में दूसरी नहीं होनी चाहिए। हम्म, सार्थक करेक्ट है। हाँ, सेकंड डाउट था पीवाईक्यू में। सेकंड वाला कर रहे हो।
वैल्यू आएगी इंटीजर। क्या वो आया है नहीं? सेकंड। हाँ, क्या बनी इक्वेशन? अरे ऐसे थोड़ी पागल हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ये तो। उसमें तुम्हारे साथ इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाए, इंटरसेक्शन के तीन, खुद के अलग से तीन, और बीच में तीनों के कॉमन एक, 7 इक्वेशन कौन सा करें? तो होंगे तो 7 ही वेरिएबल, बट वेन डायग्राम से नहीं करेंगे सेकंड वाले को। अकरेंस ऑफ सेकंड वाला, E1 E2 E3 आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, आपस में तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओनली E1 अकर्स, P व्हेन ओनली E1 अकर्स। तो इसका मतलब क्या बनता है, P ओनली E1 अकर्स का मतलब है E1 होना चाहिए और उसके साथ में E2 नहीं होना चाहिए, E3 नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इवेंट्स हमको इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C P A इंटू PB इंटू PC के बराबर होगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अगर मैं P1 को X बोल दूं, क्योंकि ये हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी बाद में, P1 को X बोल दिया, P2 को Y बोल देते हैं और P3 को Z, ठीक है। P1 को हमने X, P2 को Y, P3 को Z, तो ये बन जाएगा P1 इंटू P2 बार इंटू P3 बार, इंडिपेंडेंट है इसलिए। इसकी वैल्यू आएगी X Pe2 बार, Pe2 अगर Y है तो Pe2 बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड, ये हमें दिया हुआ है अल्फा के बराबर। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये हो गया अल्फा के बराबर। सिमिलरली 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड, ये हमें बीटा के बराबर दे रखा है, और 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू जेड, ये हमें गामा के बराबर दे रखा है। और नन ऑफ द इवेंट्स हैपन, इसकी प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, तो वो हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस, ये हो गया स्मॉल p। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे अल्फा इन टर्म्स ऑफ p चाहिए, p एंड x, तो मैं 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड की वैल्यू p अपॉन 1 माइनस एक्स ये रख सकता हूँ। तो मुझे मिलेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। एक के लिए सॉल्व करके सिमेट्री से बाकी आंसर लिख सकते हो। तो अब यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ p एंड अल्फा लिख लिया जाएगा, इधर से x इन टर्म्स ऑफ p अल्फा आ जाएगा। तो सिमिलरली y इन टर्म्स ऑफ p एंड गामा आ जाएगा, और z इन टर्म्स ऑफ p एंड y आ जाएगा p एंड बीटा, और z आ जाएगा p एंड गामा।
उसको फिर यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा बीटा गामा की हमारे पास, या फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज है, इनको यहाँ पुट कर दो डायरेक्टली। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू, समझ गए, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो उसको पुट करोगे तुम्हारे पास वैल्यू 6 आएगी, क्लियर है ये सार्थक। हम्म, ये पहले आया था, ये डेट नहीं लिखी है इसके ऊपर, कब पूछा है ये, वन मोर टाइम। E1 E2 E3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट आपस में, T ओनली E1 अकर्स, तो यानी E1 होना चाहिए, E2 नहीं होना चाहिए और E3 नहीं होना चाहिए साथ में। इंटरनेट खराब हो गया। E1 होना चाहिए, E2 नहीं होना चाहिए, E3 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर PA इंटू PB इंटू PC होगा, क्योंकि इवेंट्स हमें इंडिपेंडेंट दे रखे हैं E1 E2 E3। E1 के होने की प्रोबेबिलिटी को हमने X, E2 को हमने Y और E3 को हमने Z बोल दिया। तो यहाँ से P1 इंटू पी E2 बार इंटू पी E3 बार आएगा, और P E1 इसको हमने X बोल रखा है, E1 E2 के होने की प्रोबेबिलिटी Y है, तो E2 बार की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस वाई हो जाएगी। E3 की प्रोबेबिलिटी Z है, तो E3 बार की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस जेड हो जाएगी। तो X इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड अल्फा के बराबर है। ये वाला पार्ट क्लियर है, एक हो रहा है बाकी दो नहीं हो रहे हैं। फिर सिमिलरली बाकी दोनों के लिए इक्वेशंस लिख ली हमने बीटा और गामा के टर्म्स में, और फिर P खुद क्या है, प्रोबेबिलिटी जब कोई भी इवेंट नहीं होता है, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड स्मॉल p की वैल्यू है। तो यहाँ से हम 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड की वैल्यू P अपॉन 1 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास में x अल्फा और p को रिलेट करने वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पुट करोगे तो x y बीटा और p को रिलेट करने वाली इक्वेशन आ जाएगी, और फिर फाइनली गामा p और z को रिलेट करने वाली इक्वेशन आ जाएगी। उनको तुम यहाँ पुट कर दो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, अल्फा बीटा गामा एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन x और y में आ जाएगी। तुम्हें चाहिए x बाय वाई की वैल्यू, समझ गए, अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करना था। हम्म, E1 बाय E2 क्या है, x बाय वाई है E1 बाय E2, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 को x बोला है, और E3 को, सॉरी x बाय z है, E3 को हमने z बोला, तो x बाय z है, तो तुम्हें x बाय z की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से निकल जाएगी। थर्ड का 26 बाय 31 सही है।
प्रांशु करेक्ट है थर्ड का। क्या हुआ? नहीं, याद है क्या तुमको ये? लिमिट का सवाल है। लिमिट का सवाल है, फिर लिमिट एज अ सम लग जाएगा। करो, पहले तो फंक्शन बनाओ फिर करना है। अच्छा, तुमने भी कर रखा है। से थर्ड वाला क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया ना? नहीं किया करो जल्दी नोट उसको। टाइम क्यों होगा? इतनी बातें क्यों करो तुम लोग? तो कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है इधर? इतनी स्माइल है फेस पे। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन 26/31 आ गया है? सभी का आ गया है, गुड इनफ। हाँ करेक्ट है। ठीक है, फिर आज की क्लास में इतने प्रॉब्लम बहुत।